देखिए टॉपिक चल रहा था राजस्थान का साहित्य। राजस्थान के साहित्य में जो नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं वो हैं राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह प्रथम, ये जोधपुर के राजा थे। जोधपुर, जब आप मारवाड़ यानी जोधपुर का इतिहास पढ़ते हो, जब आप जोधपुर का इतिहास पढ़ते हो तब उसमें अपने जसवंत सिंह नाम के दो राजा आते हैं, जसवंत सिंह प्रथम और जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं जसवंत सिंह सेकंड के बारे में आपको बता दूं। जो राजा जसवंत सिंह सेकंड थे, जसवंत सिंह सेकंड, इनकी मृत्यु पर जब इनकी डेथ हुई तो इनका बेटा था सरदार सिंह। इनका बेटा था सरदार सिंह। इस सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह के मरने के बाद इनके लिए एक समाधि स्थल बनाया, एक समाधि स्थल बनाया जोधपुर के अंदर, जिसका नाम रखा गया जसवंत थड़ा, जिसका नाम रखा जसवंत थड़ा। और ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और बहुत सुंदर है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को, जसवंत थड़ा को। ये जसवंत थड़ा कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने। किसके ऊपर बनवाया था? जसवंत सिंह सेकंड के ऊपर बनवाया था। ठीक है, अब अपने वापिस चलते हैं जसवंत सिंह प्रथम। राजा जसवंत सिंह प्रथम। तो राजा जसवंत सिंह प्रथम के ऊपर तो बस आपने दो किताबें याद करनी है। वो दो किताबें हैं, क्योंकि अपना साहित्य का टॉपिक चल रहा है, अपनी हिस्ट्री की बातें नहीं कर रहे, किताबें पढ़नी है। तो किताबों में एक तो आपने याद करनी है भाषा भूषण, भाषा भूषण, और एक है अपरोक्ष सिद्धांत सार। भाषा भूषण और अपरोक्ष सिद्धांत सार, ये दो किताबें याद रखनी है राजा जसवंत सिंह प्रथम की। कैसे याद करना है? जो राजा जसवंत सिंह है वो सिद्धांतों पर भाषण बहुत देते हैं। बस आपने ये ट्रिक बोलनी है, बार बार कहानी बोलनी है। राजा जसवंत सिंह, जोधपुर का राजा, जोधपुर का राजा जसवंत सिंह सिद्धांतों पर बहुत भाषण देते हैं। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह सिद्धांतों पर बहुत भाषण देते हैं। बस ये दो तीन चार बार बोलना कि सिद्धांतों पर भाषण देने वाले बंदे का नाम बताओ, जसवंत सिंह, फिर ये याद रहेगा। क्योंकि वही बात जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब ये टॉपिक खत्म होगा बहुत सारे इतिहासकार, साहित्यकार आपके सामने हो जाएंगे और उनकी बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा टचमेंट करते रहोगे किसी न किसी चीज़ के साथ, उनके टचमेंट कर दोगे किसी न किसी के साथ, तो याद रह जाता दिमाग में। अच्छा ये भाषण आ गया क्या? ये भाषण जसवंत सिंह देता था, कोई भाषण देता था, सर ने ये कराया था। तो भाषण कौन देता था? जसवंत सिंह। किस पर? सिद्धांतों पर। सिद्धांतों से बन जाएगा अपरोक्ष सिद्धांत सार। ओके, नेक्स्ट। तो दो किताबें याद कर लेना राजा जसवंत सिंह प्रथम की। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं पूछ लेते हैं ये। मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। शेर शाह सूरी। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 1526 में मुगलों का राज भारत में स्टार्ट हो गया था। थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री की बीच में बातें समझ आती हैं तो 1526 में दिल्ली पर मुगलों का राज हो गया था और पहला मुगल बादशाह आया था बाबर। बाबर 1530 में मर गया था। 1530 में बाबर के मरने के बाद गद्दी पर बैठा था हुमायूं। कौन बैठा था? हुमायूं। 1530 में 1539-40 के अंदर हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था और गद्दी पर कौन बैठ गया था? शेर शाह सूरी। ये अफगान था, तो दिल्ली पर अफगानों का राज स्टार्ट हो गया था।
ये 5 साल गद्दी पर बैठा था, 1540 से 1545। फिर इसके 9 साल तक, इसके बाद 9 सालों तक, 1545 में 9 जोड़ोगे तो 1556, 55-56 तक लगभग शेरशाह सूरी के रिश्तेदार गद्दी पर बैठे थे। शेरशाह सूरी के रिश्तेदार, इसका बेटा बैठा था, फिर बेटे का मामा बैठा था, ये बैठे थे। फिर 1555-56 में हुमायूं फिर आक्रमण कर देता है यहाँ पर, और गद्दी पर कौन आ जाता है? हुमायूं। फिर मुगलों का काल चलता रहता है। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, फिर लगातार चलते हैं। तो मुगल काल के बीच में कुछ समय ऐसा आया था, लगभग 15 सालों का समय, 1540 से 1555, 15 सालों का शासन ऐसा था जिसमें अफगान शासन करके गए थे। ठीक है, यानी पहले मुगल काल, फिर 15 साल अफगान, फिर वापिस मुगल। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हिस्ट्री में कि मुगलों का वो समय बताइए जब बीच में इनका क्रम टूटता है। तो हुमायूं के बाद इनका क्रम टूटता है 15 सालों तक। ठीक है, तो ये तो शेरशाह सूरी की बात होगी। अपने तो कौन पढ़ रहे हैं? शेरशाह सूरी के दरबार में कौन काम करता था? मलिक मोहम्मद जायसी इसके दरबार में रहता था। इसने एक बुक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पद्मावत। इसकी किताब का नाम क्या है? पद्मावत। कौन कौन है ये पद्मावत? कौन है ये पद्मिनी? आपने मेवाड़ में 1303 का साका पढ़ा है, मेवाड़ का 1303 का साका। राजा कौन था? रतन सिंह। रानी कौन थी? पद्मिनी। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पढ़ा ना आपने? इनकी जो स्टोरी है वो इसने अपनी इस बुक में लिखी है। इनकी स्टोरी इस बुक में है। कौन सी बुक में? पद्मावत ग्रंथ में। ठीक है, बस इतना पढ़ लेना। राणा रतन सिंह, रानी पद्मिनी और आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, इनका जो इतिहास है वैसे तो कई किताबों में लिखा है, उनमें जो फेमस किताब है वो है पद्मावत। किस बंदे ने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में रहता था? इसने ये बुक कब लिखी थी? 1540 में। और ये साका कब हुआ था? तो लगभग कितने सालों बाद? लगभग 250 सालों बाद, ऑलमोस्ट 250 सालों के गैप के बाद। तो इसलिए कुछ इतिहासकार इसको सही नहीं मानते। इस बुक के अंदर जो तथ्य लिखे हुए हैं उसको थोड़े सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी अगर आपको मैं कहूं कि 250 साल पहले जो घटनाएं हुई थी भारत में उसके बारे में इतिहास लिखो, लिख तो दोगे जानकारियां इकट्ठी करके, लेकिन आप इतना एग्जैक्ट नहीं लिख सकते जितना अगर उस समय वो बंदा तत्काल में मौजूद था उसने जो इतिहास लिखा है। मतलब रतन सिंह के समय जो इतिहासकार मौजूद थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो आता है, उन लोगों ने जो लिखा वो ज्यादा सही माना जाएगा या उसके 250 सालों बाद जिसने लिखा वो ज्यादा माना जाएगा? उस समय जो थे। आई बात समझ? चलो, तो थोड़ा सा मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया है। हिस्ट्री में पूछ लेते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, बुक का नाम पद्मावत, कब लिखी? 1540 में। किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में। और ज़्यादातर इतिहासकार इनके द्वारा बताए गए तथ्यों का खंडन करते हैं, कहते हैं कि इसमें जो तथ्य हैं वो लगभग सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट कौन है? अबुल फजल। ये अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में 9 काफ़ी प्रसिद्ध लोग रहते थे। 9 काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट कह सकते हो, है ना, बुद्धिमान लोग कह सकते हो। अकबर के दरबार में 9 बुद्धिमान लोग रहते थे। अकबर उन्हें क्या कह के पुकारता था? अपने नवरत्न। अकबर के नवरत्न। उन नवरत्नों में एक कौन था? अबुल फजल था, यानी ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अबुल फजल की किताब जो बहुत फेमस हुई अकबर के ऊपर ही थी, आईने अकबरी। ये उर्दू की जितनी भी किताबें हैं ना, फारसी की, मुगल लोग फारसी बोलते थे। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की भाषा थी फारसी।
ये जो भी किताब लिखते थे ना, ज्यादातर उसके अंदर इस शब्द का यूज करते थे, एक। या तो ए ऐसे लगा दो, या ऐसे, या इसको मात्रा में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है। ए ऐसे लिख दो, या ए की मात्रा ये होती है, ए की सिंगल मात्रा होती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, और डबल मात्रा को ये बोलते हैं आई। हिंदी में इसकी तो डबल मात्रा लगती है और इसकी सिंगल मात्रा। तो आईने अकबरी, तो आईने अकबरी बुक किसकी है? अबुल फजल की। इसमें किस राजा का इतिहास मिलता है? अकबर का इतिहास मिलता है, अकबर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजस्थान में भी एक इतिहासकार हुए, मोहनोंत नैन्सी। राजस्थान के में कौन हुए थे? मोहनोंत नैन्सी। इसकी किताब थी मोहनोंत नैन्सी ख्यात, कल भी बात हुई थी इसकी, मोहनोंत नैन्सी ख्यात। मोहनोंत नैन्सी ख्यात, ये किसकी बुक है? मोहनोंत नैन्सी की। कल इसकी क्या बात हुई थी क्लास में? हुई होगी सर, कोई ना कोई तो। वेरी गुड। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस बुक का प्रकाशन किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्रेशर्स हो इस तरीके से याद करके आते हो। ठीक है, इसका प्रकाशन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, मोहनोंत नैन्सी का। ठीक है, ये जो मोहनोंत नैन्सी है, इसको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। इसे कहा जाता है राजपूताने का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, बस याद करना आपने। जैसे कल भी कराया था, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? जिसने काला काम किया था, महाकवि माघ, महाकवि माघ। राजस्थान का गरीबन, गरीबन गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान का गरीबन। राजस्थान का बीरबल, बांकीदास आंसिया। राजस्थान का, तो राजस्थान का बीरबल, राजस्थान का कालिदास, राजस्थान का गरीबन, और ये राजस्थान का अबुल फजल, मोहनोंत नैन्सी। क्लियर है कंसेप्ट? ये अबुल फजल कंप्लीट हुए। अबुल फजल की किताब याद कर लेना, आईने अकबरी। अबुल फजल की किताब का नाम आईने अकबरी। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोंत नैन्सी को। अब मोहनोंत नैन्सी बोल ही दिया, इसकी भी चर्चा कर लो। मोहनोंत नैन्सी की बुक का नाम मोहनोंत नैन्सी ख्यात। मोहनोंत नैन्सी ख्यात का पब्लिश किसने कराया था? गौरीशंकर हीराचंद। देखो ये भी एक याद करने के तरीके होते हैं। अब आपकी किताब, आपके जो नोट्स हैं उसमें ये चीज लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। इसके आगे घर जाके क्या करो कि जो चीज हम पीछे पढ़ आए, इसको आगे फिर बारीक अक्षरों में वो भी लिख लो कि इसको, इस बुक को पब्लिश किसने कराया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आपकी रिवीजन हो जाएगी। पढ़ तो आप अबुल फजल रहे हो, बात मोहनोंत नैन्सी की चल गई, साथ साथ क्या पढ़ लिया? मोहनोंत नैन्सी की किताब भी पढ़ ली, साथ साथ ये भी पढ़ लिया कि इसको पब्लिश किसने कराया था। और अगर अच्छा करना है साथ साथ इसको भी बोल दो, इसको भी साथ साथ ही बोल दो। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान का गरीबन, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता। इन्होंने 3 काम किए थे। क्या 3 काम किए थे? श्यामलदास ददिवाड़िया की बुक वीर विनोद लिखने में सहायता की थी। मोहनोंत नैन्सी की बुक मोहनोंत नैन्सी ख्यात का पब्लिश कराया था। एक और कर्नल जेम्स टोड की बुक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो एक इंग्लिश में बुक थी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी किसने किया था? हीराचंद ओझा ने। इसकी खुद की किताब कौन सी है? इसकी सर पुरानी सी किताब है, भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ है, आधुनिक राजस्थान का। देखो एक होता है आधुनिक शब्द, एक होता है प्राचीन। आधुनिक का मतलब नया, प्राचीन का मतलब पुराना। सर इतिहासकार तो कौन से हैं ये? आधुनिक राजस्थान के इतिहास के। और खुद गले में माला कैसी पहनते हैं? प्राचीन सी। ऐसे फनी सी बातें बोल बोल के वो चीज ना दिमाग में स्टक कर जाती है और याद रह जाती है। तो इसकी किताब कौन सी है? भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट इतिहासकार पर चले। ओके, नेक्स्ट है जी, देखिए
राजस्थान में हुआ रणथंभौर। सभी का ध्यान इधर हो, यह है सवाई माधोपुर। किताब कर रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ते रहे। यह है सवाई माधोपुर। यहाँ पे मैंने आपको सवाई माधोपुर का जब इतिहास पढ़ना पड़ जाए तो 3 ही राजा पढ़ने होते हैं बस, सिर्फ 3 राजा। नंबर 1 गोविंद राज, नंबर 2 जैतर सिंह, नंबर 3 हमीर सिसोदिया, सॉरी चौहान, हमीर देव। हमीर सिसोदिया तो यहां पर हुआ था मेवाड़ में। हमीर नाम के 2 फेमस राजा हुए थे, एक मेवाड़ में और एक रणथंभौर में। ये अपने नाम के पीछे सिसोदिया लगाते हैं, वो अपने नाम के पीछे चौहान। जब आपको रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ते हो तो वहां पे 3 ही राजा पढ़ते हैं, इसकी एक ही लाइन पढ़ते हैं, सिर्फ एक। इसने 1194 में रणथंभौर की स्थापना की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जैतर सिंह ने 32 साल राज किया था। जैतर सिंह ने कितने साल राज किया था? इसका बेटा हुआ हमीर देव चौहान। इसने अपने पिता ने जितने साल शासन किया उतने खंभों की क्या बना दी? छतरी। 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, वो किसकी है? जैतर सिंह की। किसने बनाई थी? हमीर देव चौहान ने। ये लो 2 राजा पढ़ लिया आपने, एक रह गया कौन? इसका इतिहास थोड़ा लंबा है। यह काफी बहादुर राजा हुआ था। रणथंभौर का बहादुर राजा कौन हुआ था? हमीर देव चौहान। इसके ऊपर पहले तो हमला किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? वो इसके किले को तोड़ नहीं पाया था और जाते जाते कह गया था कि इस प्रकार के 10 दुर्ग मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, वही बात, अंगूर खट्टे हैं। फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? उसने यहां पे आक्रमण किया था। जब उसने यहां पे आक्रमण किया 1301 में, तो हमीर चौहान ने क्या किया था? केसरिया। केसरिया का मतलब युद्ध के अंदर शहीद हो जाना। हमीर देव चौहान के नेतृत्व में क्या हुआ था? इसकी पत्नी थी रंग देवी। रंग देवी। इसने कई सारी औरतों के साथ किस में जंप किया था? जल में, जल जोहर, पानी में जोहर किया था, जल जोहर, रंग देवी ने। तो राज्य जोहर और केसरिया मिलके क्या बनता है? साका। पूरे राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? यानी 1301 से पहले राजस्थान में साका नहीं हुआ। राजस्थान का पहला साका 1301 में किसके नेतृत्व में? हमीर देव चौहान और रंग देवी। और इसके बाद कभी भी लड़कियों ने पानी के अंदर जंप नहीं किया, हमेशा आग के अंदर किया, अग्नि जोहर किया। तो यह राजस्थान का पहला और एकमात्र, एकमात्र का मतलब इसके बाद जोहर हुआ ही नहीं, एकमात्र जल जोहर है। इतना समझ आ गया? ये अपने किसकी बात कर रहे हैं? तो पूरे रणथंभौर में एकमात्र बहादुर राजा कौन हुआ था? हमीर देव चौहान। अब आ जाओ इधर, किताबें पढ़ रहे हैं अपने। अब ये जो हमीर देव चौहान है रणथंभौर वाला, जिसके नेतृत्व में राजस्थान का पहला साका हुआ था और इसकी पत्नी के नेतृत्व में राजस्थान का एकमात्र जल जोहर हुआ था, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। इसके ऊपर कईयों ने किताबें लिखी हैं, जिनमें से 4-5 की अपने मेन चर्चा करते हैं। एक बंदा है जोधराज, एक बंदा है सारंगधर, एक व्यक्ति है महेश, एक व्यक्ति है नयन चंद्र सूरी, एक है चंद्रशेखर। इन सभी ने किताब किसके ऊपर लिखी है? हमीर देव चौहान। आपको डायरेक्ट 5 किताबें याद हो जाएंगी अभी, ठीक है। इन 5 ने किसके ऊपर लिखी है? हमीर देव चौहान। इसलिए मैंने हमीर देव चौहान का थोड़ा सा इतिहास आपको बताया। ये कौन सा हमीर देव चौहान है? रणथंभौर वाला हमीर देव चौहान। इसके ऊपर अब आपको 5 किताबें याद होने जा रही हैं।
जोधराज ने इसके ऊपर किताब लिखी हमीर रासो। सारंगधर ने भी लिखी हमीर रासो। महेश ने भी लिखी हमीर रासो। चंद्रशेखर, देखो शिखर, जो बंदा शिखर पर पहुंच जाता है तो उसमें थोड़ा ईगो आ जाता है, वैसे आना नहीं चाहिए, अपने याद कर रहे हैं। जो बंदा थोड़ा शिखर पे पहुंच जाता है उसमें ईगो आ जाता है। ईगो को अपने एटीट्यूड भी बोल देते हैं, हठ भी बोल देते हैं, हठ, कि वो बंदा बहुत हठी हो गया। ठीक है, तो इसने जो बुक लिखी उसका नाम था हमीर हठ। चंद्रशेखर की बुक का नाम क्या है? हमीर हठ। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, नयन यानी आंखें, आंखें किसकी अच्छी? कवियों की। कवि का मतलब काव्य। इसकी बुक का नाम क्या है? हमीर काव्य। हमीर काव्य। काव्य शब्द कवि कविता से बनता है। काव्य शब्द किससे बनता है? कविता से। कवि या कविता से काव्य शब्द बनता है। नयन का मतलब आंखें। आंखें सर किसकी अच्छी? कवियों की आंखें अच्छी, कवि की आंखें अच्छी। हमीर काव्य। इन तीनों की किताब का नाम, इन तीनों ने जो किताब लिखी, तीनों ने अपनी किताब का नाम क्या रखा? हमीर रासो। चंद्रशेखर ने अपनी किताब का नाम क्या लिखा? हमीर हठ। इसने अपनी किताब का नाम क्या रखा? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। आई बात समझ? अब ये जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर की हालांकि एक बुक और भी है, ये सुरजन सिंह राजा के दरबार में रहता था, सुरजन सिंह हाड़ा के दरबार में रहता था, तो इसकी वजह से एक किताब और है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र। बाकी हमीर वाली याद करो एक बार। ये लो, ये 5 किताबें करवा दी, करिए याद। इसको घर पे भी इस तरीके से याद कर लेना। जोधराज, महेश, सारंगधर, नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, इन सभी ने हमीरदेव के ऊपर किताब लिखी। सर ये हमीरदेव कौन है? ये रणथंभौर का राजा हुआ था हमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे 1301 में हमला किया था। ये राजस्थान का पहला साका है और राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। पानी में जंप किया था लड़कियों ने। कर ली रीडिंग? कर ली? क्या करें? आगे करें? नेक्स्ट इतिहासकार है पद्मनाभ। नेक्स्ट इतिहासकार है पद्मनाभ। देखिए जी, ये है जालोर, राजस्थान का जालोर, राजस्थान का अजमेर, राजस्थान का रणथंभौर और राजस्थान का हड़ौती। वापिस सुनिए, कहां तक पहुंच गई हिस्ट्री आपकी? कौन सा वंश चल रहा है? मेवाड़ वंश चल रहा है। ठीक है, चौहान वंश हो गया वैसे, फिर तो हमीरदेव करवा दिया होगा सर ने आपको। ठीक है, राजस्थान का जालोर, राजस्थान का अजमेर, राजस्थान का रणथंभौर और राजस्थान का हड़ौती, इन पर कौन शासन करके गए हैं? चौहान। यहां पे चौहान शासन करके गए। ये चौहानों की शाखाएं हैं। ठीक है, अभी हमने किस चौहान की बात की थी? हमीरदेव चौहान। अब जालोर के अंदर चौहान हुआ था कान्हड़ देव, कान्हड़ देव चौहान। इसका बेटा हुआ था वीरमदेव, वीरमदेव। कान्हड़ देव चौहान और वीरमदेव बाप बेटे हैं दोनों, जालोर के राजा थे। जालोर, यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया,
अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों पे हमला किया था और चारों रियासतों ने साका किया था। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, फिर बता देता हूँ। रणथंभौर में एक, मेवाड़ में, वेरी गुड, बाड़मेर, बालोतरा का सिवाना, बहुत बढ़िया 1308, और जालोर, बहुत बढ़िया। ये चारों जगह अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये चारों आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के हैं। और इन चारों जगह पर क्या हुआ था? साका, मतलब लड़के युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे और लड़कियों ने आग या पानी के अंदर छलांग लगा के जोहर किया था। ठीक है, 1301, 1303, 1308, 1311, 1311। अब 1311 में यहाँ पे कौन कौन मौजूद था जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया? कान्नड़ देव और वीरम देव। कान्नड़ देव, वीरम देव बाप बेटा थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कई कारण थे। उनमें से एक कारण था अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा। फिरोजा दिल दे बैठी थी किसको? वीरम देव को। फिरोजा कहती शादी कराऊंगी तो किससे कराऊंगी? सिर्फ वीरम देव से ही कराऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी वीरम देव को अपने दरबार में बुलाता है और कहता है, पूछता नहीं है जैसे लड़कों से पूछा जाता ना कि शादी करेगा, वो अलाउद्दीन खिलजी है, पूछेगा नहीं। वीरम देव को कहता कल तेरी मेरी बेटी के साथ शादी नहीं है, निगाह है। मुसलमान है ना, कल तेरी मेरी बेटी के साथ क्या है? निगाह है। वो कहते ठीक है। ठीक है नहीं, करनी ही पड़ेगी, आएगा तो ठीक है, नहीं तो गर्दन काट देंगे। अपने दामाद के साथ ऐसे बोला। कहता ठीक है। उसने बेचारे ने शादी क्या करनी थी? रातों रात दरबार से, दिल्ली दरबार से रफू चक्कर होती किसके पास आए? अपने पिता। कहता मैं तो नहीं दिल्ली जाता। कहता हुआ क्या? कहता वो कहता शादी कर ले मेरी बेटी से। कहता आजकल लड़कियां मिलती कहां पर है, कर ले। कहता मैं नहीं करूंगा, मेरा ससुर मेरे को कहता है करेगा तो ठीक है, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। ठीक है, कहता मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये बात पता लगी फिरोजा को कि वो तो रातों रात भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी पहले तो फिरोजा को कहता बस मैंने तेरे को पहले ही कहा था उससे शादी मत कर, हिंदू है वो नहीं करेगा तेरे से शादी। वो कहती ऐसे कैसे नहीं करेगा, शादी तो उसको करनी ही पड़ेगी। अपने पिता को कहती जाओ वहां पे पकड़ के लाओ उनको वहां से। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आता है, यहां पर क्या कर देता है? आक्रमण। आक्रमण में दोनों ही क्या हो जाते हैं? शहीद। अब यह खबर किसके पास पहुंच जाती है? फिरोजा के पास जाती है यमुना नदी और कर लेती है सुसाइड। वो भी कोई कम नहीं थी, तो यमुना नदी जाकर क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर बनी हुई है इस दुर्ग में, जालोर का जो दुर्ग है वहाँ पे बनी है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद दुर्ग के अंदर पढ़ते हैं। चलो जी, अपना इतिहासकार कौन, सॉरी साहित्यकार कौन चल रहा है? ये कान्नड़ देव और वीरम देव की थोड़ी सी स्टोरी आपको पता लगी, बाकी डिटेल तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कान्नड़ देव और वीरम देव, इनमें दोनों के ऊपर किताब किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। पिता के ऊपर किताब लिखी है कान्नड़ देव प्रबंध, कान्नड़ देव प्रबंध। बेटे के ऊपर लिखी है वीरम देव सोनगरा री बात। ये थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें बताने का कारण है, ये कुछ नाम याद रह जाएंगे आपको। एक तो सीधे ही रटवाना हो, एक हल्का सा उसको हिस्ट्री में थोड़ा सा उसको संबंध कर दिया तो याद रह जाएगा। तो कान्नड़ देव वीरम देव दोनों बाप बेटा है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में यहाँ पर आक्रमण किया था। एक इतिहासकार हुआ था पद्मनाभ, उसने इन दोनों के ऊपर किताब लिखी है। एक किताब का नाम है कान्नड़ देव प्रबंध और एक किताब का नाम है वीरम देव सोनगरारी बात। शब्द पूरे याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, आप तो ये दो नाम याद कर लेना, कान्नड़ देव वीरम देव। कान्नड़ देव वीरम देव, कान्हा वीर है, कान्नड़ देव वीरम देव। ट्रिक्स बताई जाती है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक से याद हो जाते हैं। जो हंट चुके हैं पुराने हैं उनको तो वैसे ही पता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पद्मनाभ। पद्मनाभ के बाद अपने पढ़ते हैं नलपति नल्ह। नेक्स्ट अपनी किताब याद करते हैं नलपति नल्ह। इसकी किताब का नाम है बिसल देव। यह भी चौहान है, अजमेर के अंदर हुआ था, बिसल देव चौहान। तो इनके ऊपर कौन सी किताब लिखी हुई है? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। तो
तो देखा जाए तो ये तीनों ने चौहानों के ऊपर होगी किताबें। हमीरदे चौहान की किताबें बता दी, 5 बंदों की बताई है। कान्नड़ दे चौहान और इसका बेटा वीरमदेव चौहान की बता दी। अजमेर के अंदर कौन हुआ था? बिसल देव चौहान, बिसल देव चौहान, ठीक है। उसके ऊपर किताब किसने लिखी है? नलपति नाल्ह ने। याद कैसे होगा? अब ये नाम याद कैसे होंगे? आप ये बोलो, अगर आप नल खोलोगे, नल टूटी, नल खोलोगे बिसल तो बजेगी, बिसल होता है सीटी, नल खोलोगे बिसल तो बजेगी, नल खोलोगे बिसल तो बजेगी। ये लो, नलपति नाल्हा की बुक कौन सी है? बिसल देव रसो। नेक्स्ट है सोमदेव, सोमदेव, इसकी किताब का नाम याद कर लेना, ललित विग्रहराज। इसकी बुक का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। याद कैसे रहेगा? सोमवार को लाल कपड़े पहनने हैं। अगर आप राज करना चाहते हो दुनिया पे, सोमवार को कपड़े कैसे पहनने हैं? लाल। 2-3 बार इसको बोल लेना, शब्द के साथ शब्द जुड़ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। सोम, सोमवार, सोमवार को देवताओं को खुश करने के लिए कपड़े कौन से पहनने हैं? लाल। सोमदेव, सोमवार को देवताओं को खुश करने हैं, लाल, लाल से बनेगा ललित और पूरा नाम बनेगा ललित विग्रहराज। हो जाएगा याद? सोमदेव की ललित विग्रहराज। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, कुछ रासो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बुक किसने लिखी थी? ये तो आपकी रटी हुई होगी, चंद्र बरदई ने। चंद्र बरदई एक कवि भी था, राजा पृथ्वीराज के दरबार में रहता था, इसका दोस्त भी था। ये कौन सा पृथ्वीराज है? अजमेर का पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, संगीता वाला पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? गौरी के साथ। कौन सी गौरी के साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। 1191, 1192 तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो अपने स्टोरी पढ़ते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में इसको कहाँ ले गए थे? गजनी ले गए थे। फिर कौन जाता है वहाँ पे छुड़ाने? चंद्रबरदई जाता है ना। वो अपने पूरा किस्सा सुनते हैं। तो ये वही चंद्रबरदई है जिसकी किताब का नाम क्या है? पृथ्वीराज रस, पृथ्वीराज रस, ठीक है। कौन सी शैली में कराया था? डिंगल या पिंगल? जब जिस दिन ये साहित्य स्टार्ट किया था उस दिन 2 शैलियां कराई थी, डिंगल शैली, पिंगल शैली। किस शैली में लिखा हुआ है ये? पिंगल शैली में, पिंगल शैली, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बुक क्या है? विजयपाल रासो। दलपत सिंह की। विजयपाल रासो किसकी? दलपत सिंह की। याद कैसे होगा? सॉरी सॉरी, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो है नल सिंह की, सॉरी वो खुमान रासो है इसकी, नल सिंह की। खुमान रासो किसकी है? खुमान रासो किसकी है? दलपत सिंह की। ओके, अब इसको ऐसे कैसे याद करना है? विजयपाल, विजय होना है तो नल्ले मत बैठो। नल्ला होता है वेला। जिंदगी में विजय प्राप्त करनी है तो क्या मत रहो? नल्ले मत रहो, वेले मत रहो। खुमान रासो, खुमान रासो पुस्तक किसकी है? दलपत सिंह की। याद कैसे करना है? खुमानियों को दल के खाना है। जो खुमानी होती है, खुमानियों को कैसे खाना है? दल के खाना है। खुमानियों को दल कर खाना है। जिंदगी में विजय प्राप्त करनी है तो नल्ले मत रहो। सोमवार को कपड़े कैसे पहनने हैं? मतलब क्या? सोमदेव की किताब का नाम ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं संगत रासो। नेक्स्ट है संगत, यहीं लिख देते हैं, ये चारों रासो इकट्ठे याद हो जाएंगे। संगत रासो गिरधर दास की।
गिरधर दास की। करते हैं याद। संगत किसकी? गिरधर की संगत, गिरधर दास की संगत। संगत में एक पंजाबी में गिरधारी दास के ऊपर एक पंजाबी में चलता भी है ना, शावा वे गिरधारी लाल आवा वे गिरधारी लाल, सुना हो तो ठीक है। तो संगत के बीच बैठ के गिरधारी लाल बोलता है ये। संगत किसकी? गिरधर दास की, गिरधर दास की। एक गिरधर दास शब्द वैसे मैंने और भी कराया था इतिहास में, गिरधर दास कहाँ पढ़ते हैं, हालांकि वो गिरधर दास नहीं है, एक इतिहास में गिरधर लाल और भी कई जगह पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? हाथ ऊपर करो किसको पता है। राजस्थान की हिस्ट्री में गिरधर लाल कहाँ पढ़ते हो? काफी इंपॉर्टेंट जगह पर पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ ऊपर करना है किस किस को याद है। हालांकि ये वो गिरधर नहीं है, ये कोई और है। वो एक और गिरधर कहाँ पढ़ते हो? हाथ ऊपर करो, कौन कौन बताना चाहता है? 2 स्टूडेंट आप, बस हिंट दे, हिंट देते हैं। विजयदशमी पर पूजा किसकी होती है? किसकी होती है? खेजड़ी की। ठीक है, अब बनाओ इसको, जोड़ो खेजड़ी के इतिहास पे। चलो चलो खेजड़ी के इतिहास पे लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ। मैं बताऊंगा तो एक बार में बस कहोगे। लगाओ दिमाग पे जोर लगाओ, फिर जिसको याद आ जाए हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जिसको याद आ जाए। जो हाथ ऊपर करेगा उससे पूछता हूं। खेजड़ी की पूजा, खेजड़ी की पूजा होती है क्योंकि उनको काटा गया था। आ गया याद? और कोई स्टूडेंट? आपको नहीं याद आ रहा? प्रियंका नहीं याद आ रहा? याद है आपको? ठीक है। और कोई? आपको तो पता है ना। अब बताओ। अभय सिंह का सेनापति गिरधर दास, जिसके कहने पे पेड़ों को काटा गया था और 363 लोगों की जान गई थी। तो सेनापति कौन था? गिरधर दास ही था। लेकिन ये वो नहीं है, ये तो बेचारा कवि है, वो अलग, वो सेनापति था। क्या कह रहे हो? अच्छा गिरधर आसिया क्या ये? सॉरी, ठीक है, इसका नाम है गिरधर आसिया। ये एक कवि है, इसकी बुक का नाम क्या है? संगत रासो। मैं अटैच करा रहा हूं कि जब भी गिरधर शब्द सुनो, ठीक है, देखो राजस्थान के इतिहास में कुछ चीजें मैंने कहा है कि लिमिटेड है। मतलब जैसे पृथ्वीराज सुनो, मैंने कहा पृथ्वीराज, जब भी पृथ्वीराज आ जाए तो पृथ्वीराज राजस्थान में एक मेवाड़ का, एक बीकानेर का, एक अजमेर का और एक जयपुर का, 4 पृथ्वीराज हुए थे। चारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, ऐसी गिरधर शब्द आ जाए, राजा उमेद सिंह आ जाए, उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह राजस्थान के इतिहास में 2 फेमस हुए हैं। एक तो जोधपुर का राजा उमेद सिंह, कहां का? उसने पाली में क्या बांध बनवाया था? कौन सा बांध? जुवाई बांध, पाली का जुवाई बांध उमेद सिंह ने बनवाया था, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। एक बूंदी का उमेद सिंह हुआ था, बूंदी का, उसने उमेद भवन बनवाया था, उमेद महल बनवाए थे, जो भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो ऐसे ही गिरधर दास आ गया। इतिहास में गिरधर नाम शब्द आप 2 बार पढ़ोगे, एक तो आ गया इसके लिए, और एक आप कब पढ़ते हो गिरधर शब्द? अभय सिंह का सेनापति खेजड़ी के पेड़ों को काटा था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये रासो याद हो गया क्या तीनों? एक तो कौन सा हो गया? ऊपर भी होगा। एक है पृथ्वीराज रासो, किसका? चंद्रबरदई का। विजयपाल रासो नल सिंह का। याद कैसे किया? विजय करनी है जिंदगी में तो वेले मत बैठो, नल्ले मत बैठो। खुमानी, खुमानी को कैसे खाना है? दल के, दलपत सिंह की। संगत रासो, संगत में कौन बैठा है? गिरधर दास, गिरधर दास की संगत। ठीक है जी, गिरधर आसिया था। ओके, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं उद्योतन सूरी, महाकवि बिहारी। जयपुर में मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहता था। महाकवि बिहारी, जयपुर में मिर्जा राजा किसके दरबार में रहते थे? ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी। इनकी बुक का नाम, इनकी बुक का नाम है बिहारी सतसई, बिहारी
सतसई। दोहों में, ये अपनी किताबें किस में लिखते थे? दोहों में, दोहे लिखे जाते थे। वैसे भी मैंने आपको कहा था जयपुर इधर रह गया पूर्वी राजस्थान में, मारवाड़ इधर रह गया। जब पहले दिन आपको साहित्य स्टार्ट कराया था तो मैंने क्या कहा था, इधर जो इधर चलती है डिंगल शैली, यार आ रहा कुछ याद हो, इधर चलती है, इधर चलती है, इसको कौन लिखता था ज्यादातर? चारण। इसको भाट। किस सहायता से? लोकोक्तियां, मुहावरे, कहानियां, कविताएं। इधर दोहे और छंद। तो कवि बिहारी भी पूर्वी राजस्थान में रहता है, तो किस में लिखता था ये? दोहों में, छंदों में। तो इसके कहते हैं दोहे। मिर्जा राजा जय सिंह को इसके दोहे बहुत पसंद आते थे, बहुत सुंदर दोहे बोलता था। तो कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह इसको प्रत्येक दोहे पर एक एक अशरफी दिया करता था। मिर्जा राजा जय सिंह खुश होकर इसको प्रत्येक दोहे पर क्या देता था? एक अशरफी देता था। किताब का नाम कौन सा है? बिहारी सतसई। करिए याद इसको। इसी कवि बिहारी ने जल महल को शीश दर्पण बोला है, वो अपने दुर्गों में पढ़ते हैं, दर्पण महल बोला है। ठीक है। इस बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713। महाकवि बिहारी किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। बुक का नाम क्या है? बिहारी सतसई। 713 दोहे हैं और मिर्जा राजा जय सिंह इनको प्रत्येक दोहे पर एक अशरफी दिया करते थे। करिए याद इसको। नेक्स्ट राइटर है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी, इसकी बुक का नाम है कुवलय माला। इनकी बुक का नाम क्या है? कुवलय माला। याद कैसे रहेगा सर? उद्योतन, उद्योतन से बन जाएगा उद्यान। उद्यान यानी बगीचा। बगीचे में बैठ के भगवान की क्या फेरो? माला। हम भी बगीचे में बैठते हैं लेकिन माला भगवान की नहीं फेरते, ये वाली फेरते हैं। ठीक है, अंगूठा चलता है उंगली इस तरीके से। ओके, तो उद्यान में बैठ के माला फेरो। उद्योतन सूरी की कुवलय माला, उद्योतन सूरी की कुवलय माला। करो, याद करो। बस राइटर याद, टॉपिक चल रहा है साहित्य है, राइटर याद करो, उसकी बुक याद करो, राइटर याद करो, उसकी बुक याद करो, यही हमारा टॉपिक है। उद्योतन सूरी की बुक है कुवलय माला। नेक्स्ट है बहादुर दाढ़ी। किसकी? वीर भायन की। नेक्स्ट है बहादुर दाढ़ी, किसकी है? वीर भायन की, वीर भायन की। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगी बुक? तो इसको ये बोलो, मेरा वीर भाई बहुत बड़ी दाढ़ी रखता है, मेरा वीर भाई बहुत बड़ी दाढ़ी रखता है। बहादुर दाढ़ी वीर भायन, वीर भाई, वीर भायन। हो जाएगा याद बस। नेक्स्ट है हरिराम मीना। नेक्स्ट है हरिराम मीना। देखो ये क्या लिखा है? हरिराम। इसको बोलो हे राम ये चांद मेरा है, हे राम ये चांद मेरा है। हरिराम मीना की बुक का नाम क्या है? ये चांद मेरा है। हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है, ये इसकी बुक का नाम है। बंदे का नाम हरिराम मीना, बुक का नाम हाँ चांद मेरा है, हे राम ये चांद मेरा है। करिए इसको याद। नेक्स्ट है संत हनुमंत किंकर। संत हनुमंत किंकर,
इनकी बुक है राजस्थानी भाषा में रामायण। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? रामायण तो लिखी, लेकिन रामायण में कौन सी भाषा यूज की? राजस्थानी भाषा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या राजस्थानी भाषा में भी रामायण आ चुकी है? हाँ जी, आ चुकी है। राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी है? संत हनुमंत कीकर। कोई स्टोरी की जरूरत है? नो सर, कोई स्टोरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदे का नाम है हनुमान और किताब का नाम है रामायण। अपने आप ही लिंक हो गया। हनुमान की बुक रामायण, ठीक है। संत हनुमंत की बुक रामायण, राजस्थानी भाषा की रामायण। नेक्स्ट करते हैं कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया, कृपाराम खेड़िया, इसकी बुक्स पढ़ते हैं अपने। रजिया के सोरठे, और चालाक नेची। रजिया के सोरठे और चालाक नेची, ये दो किताबें हैं इसकी। इसको याद कैसे करेंगे? राम की कृपा होगी, किस पर होगी? चालाक रजिया पर, या रजिया के सेठ का। रजिया का जो सेठ है वो बहुत चालाक है, फिर भी उस पर किसकी कृपा होगी? राम की कृपा होगी। इसको 2-3 बार बोल के याद करो। कृपा राम, राम की कृपा किस पर होगी? रजिया के सेठ पर, जो क्या है? चालाक है। चालाक रजिया का सेठ, चालाक नेची, रजिया के सोरठे, ये दो किताबें किसकी हैं? कृपाराम की। कृपाराम, कृपाराम खेड़िया, कृपाराम खेड़िया। नेक्स्ट करें, बस 2-3 रह गए। नेक्स्ट है मंडन। नेक्स्ट है मंडन। यह महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। महाराणा कुंभा के दरबार में, यह महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। यह वास्तुकार भी था, यह महाराणा कुंभा का दरबारी भी था, महाराणा कुंभा का वास्तुकार भी था, साहित्यकार भी था, शिल्पकार भी था, ठीक है। इसकी किताबें पढ़ते हैं कुल मिला के। इसकी किताबें देखिए जी। इसकी एक किताब है वास्तु मंडन, एक है देव मंडन, देव मूर्ति मंडन। पीछे खुद का नाम लगा हुआ है इसके। वास्तु के आगे खुद का नाम लग गया मंडन, देव मूर्ति मंडन, राजवल्लभ मंडन, शगुन, शगुन मंडन, शगुन मंडन, कादेड़, कादेंड मंडन, रूप मंडन। होगी क्या सारी? 2, 4, 6, ये इसकी किताबें हैं। वास्तु मंडन, देव मूर्ति मंडन, राजवल्लभ मंडन, शगुन मंडन, कादेड़ मंडन, रूप मंडन। इसमें शगुन अपशगुन की जानकारी दी हुई है, ठीक है। इसमें मूर्तियों की जानकारी दी हुई है, इसमें वास्तुकला की जानकारी मिलती है, ठीक है। इतना तो जरूरत नहीं हमें। ये इसकी 6 किताबें याद करनी है। अब ये याद कैसे रखेंगे रहेंगी? देखो, मंडन से नाम ऐसे लग रहा है जैसे बोला जा रहा है मंडप। क्या बोला जा रहा है? मंडप, शादी का मंडप। मतलब मंडप बंधा हुआ है, किसी का शादी का मंडप बना है, उस मंडप के अंदर हम सामान लेके जा रहे हैं। अगर आप किसी की शादी में जाओगे तो शगुन तो लेकर ही जाओगे, ठीक है। मंडन यानी मंडप। आप किसी की शादी में गए तो शादी में जाओगे खाली है तो जाओगे नहीं, शगुन लेके जाओगे। शगुन में हो सकता है कोई देवी देवता की मूर्ति ले जाओ, देवी देवता की मूर्ति ले जाओगे, नहीं तो कोई ना कोई वस्तु ले जाओगे। क्या ले जाओगे? वस्तु ले जाओगे। वस्तु में क्या ले जाओगे? दुल्हन के लिए तो आप रंग रूप का श्रृंगार का सामान ही लेके जाओगे, रूप का सामान लेके जा सकते हो, या कोई वल्लभ वल्लभ दे दो, घर पे वल्लभ नहीं लगे होंगे तो अगली के वल्लभ दे दो। फिर भी सस्ता सा सामान लेके जाना है, कांदा ले जाओ। कांदा किसको बोलते हैं? प्याज को, कांदा ही दो। बीच में महंगे बहुत हो जाते हैं गट्टा भर के, ठीक है। ये लो,
तो मंडन, मंडन को बोलना है मंडप, किसी का शादी का मंडप सजा था, हम मंडप में गए तो क्या ले गए, शगुन। शगुन में या तो देवी देवता की मूर्ति दे आओ, जैसे कोई दे जाते हैं ना, कोई गणेश जी की मूर्ति, कुछ मूर्ति दे आए, देवता की मूर्ति नहीं दे के आनी तो कोई वस्तु दे आओ। सर वस्तु कौन कौन सी, या तो कांदा दे आओ सस्ता सा, या वल्लभ दे आओ बल्लभ, या रूप सजाने का सामान। तो 3 वस्तुएं होगी और 3 नाम हमने ऊपर लिख दिए, करो इसको याद। शगुन मंडन, देव मंडन, वास्तु मंडन, रूप मंडन, वल्लभ मंडल, कांदा मंडन, कांदेड़ मंडन। ठीक है। अब इस मंडन का भाई था नाथा, इस मंडन का भाई कौन था, नाथा। ये इसकी सेम बुक है, बस इसकी बुक का नाम है वास्तु मंजरी। अगर वास्तु के आगे मंडन लगा है तो इसकी बुक है, वास्तु के आगे मंजरी लगा है तो किसकी बुक है, नाथा की है, वास्तु मंजरी। ठीक है, वास्तु मंडन वास्तु मंजरी, मतलब ये मंडन का भाई है नाथा, इसको शादी पे नहीं बुलाया, ये बेचारा बाहर ही मंजा डाके बैठा रहा, मंजरी ना। ठीक है, वास्तु मंजरी। ठीक है। अब सर मंडप तो जचा दिया, शगुन भी दिया है, अब दुल्हा दुल्हन तो बता दो कौन है। दुल्हा दुल्हन मंडन का बेटा गोविंदा, गोविंदा शादी किससे कर रहा है, कलाकार है बंदा पूरा, दीपिका को। ठीक है, दीपिका, द्वार दीपिका, मतलब सीधे द्वार पे लाके खड़े करते हैं ना लड़की को, ये लो मैं ब्याह लाया। तो इसका बेटा है, मंडन का बेटा है गोविंद, गोविंद। इसकी 2 किताबें हैं, एक तो है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, और एक है कलानिधि, कलानिधि। द्वार दीपिका और कलानिधि, करो इसको याद। मंडन, मंडन का भाई और मंडन का बेटा, ये लो इधर देखो, करते हैं याद। सबसे पहले मंडन, राणा कुंभा के दरबार में कौन रहता था, मंडन। मंडन की किताबें करते हैं। आप किसी मंडप पे गए, शगुन लेकर, शगुन लेकर, शगुन में क्या ले जाओ, देवी देवताओं की मूर्तियां, या वस्तु, वस्तु में क्या ले जाओगे, वल्लभ, राजवल्लभ, कांदा, कांदेड़, या रूप संवारने का सामान, रूप मंडन। होगी मंडन की किताबें। मंडन का भाई कौन था, नाथा, ये मंजा डाल के बैठा है, वास्तु मंजरी। या ये कह लो कि इसका भाई जो नाथा है ये क्या लेकर आया वस्तु के रूप में, गिफ्ट के रूप में, मंजा। सभी ने कुछ ना कुछ दिया, भाई ने क्या दिया, मंजा, वास्तु मंजरी। शादी किसकी थी, मंडन के बेटे की, गोविंदा की, किससे, दीपिका से। दोनों ही क्या है, कलाकार। गोविंदा कलाकार, या अभिनेता को क्या बोलते हैं, दीपिका भी क्या है, कलाकार। ठीक है, अनिल पता ना दीपिका कौन सी, कौन सी, कभी यस कभी नो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, लास्ट कौन रह गया, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। पूरे राजस्थान के इतिहास में, भारत का इतिहास ही कह लो, पूरे भारत के इतिहास में बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड बंदा, जिसको डांस भी आता है, जिसको सिंगिंग भी आती है, जो युद्ध में भी कभी नहीं हारता, स्थापत्य कला, निर्माण भी। राजस्थान के 32 किले किसने बनवाए हैं, महाराणा कुंभा ने। और इसको किताबें भी लिखता है, कवि भी है, ऑलराउंडर, सिंगिंग भी, डांसिंग भी, स्थापत्य कला भी, युद्ध भी, और अभी इसका क्या पढ़ रहे हैं अपने, किताबें, मतलब कवि भी, सब कुछ है। जब राजस्थान के युद्ध पढ़े जाते हैं तो महाराणा कुंभा पढ़ना पड़ेगा, स्थापत्य कला पढ़ी जाती है, निर्माण, तो भी महाराणा कुंभा पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़ रहे हो तो भी क्या पढ़ना पड़ेगा, महाराणा कुंभा, इसकी किताबें। अब ये क्या करता था महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की क्या खास बात थी, इसको हर वक्त एक ही काम होता था, हर वक्त एक ही काम होता था। ये अपनी सूंड से, सर सूंड तो हाथी की होती है, कोई बात नहीं, इसकी भी थी, ये अपनी सूंड से संगीत गाता था,
ये लो होगी किताबें। महाराणा कुंभा को एक ही काम था, ये अपनी सूंड से संगीत गाता था, हर वक्त अपनी सूंड से संगीत गाता था। हर वर्ती का, हर वक्त से बनेगा वर्ती का। एक इसकी किताब है हर वर्ती का, एक है कामराज, सूड प्रबंध, यही है ना, संगीत रासो, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सॉरी संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, ये इसकी किताबें हैं। अब एक बहुत फेमस किताब है जिसको लिखा था जयदेव ने, उस बुक का नाम है गीत गोविंद। एक बंदा हुआ था, एक राइटर हुआ था जयदेव की बुक का नाम क्या है? गीत गोविंद। अब इस बुक के ऊपर टीका कहते हैं उसको, सारांश में लिखना। मतलब एक आपके पास इतनी मोटी बुक है, आपको सर इसमें से मेन चीजें यानी एक नोट्स बना के हमको दे दो। जैसे आजकल अपने बोलते हैं ना सर किताब के क्या बना के दे दो, नोट्स, मेन बातें लिख दो, उससे कहा जाता है टीका। क्या कहते थे? बुक का नाम है गीत गोविंद। ये पूरी बुक किसने लिखी है? लेकिन इसके ऊपर टीका मतलब इसका सारांश। बुक का नाम बन गया गीत गोविंद पर टीका। ये किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने। मीराबाई ने भी लिखी है इसके ऊपर, इस पर टीका। तो गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने। ये 2, 4, 5 किताबें ये, उसके अलावा एक टीका लिखी है। एक ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसका है? कान्हा व्यास का। किसका है? कान्हा व्यास का। जैसे गीत गोविंद किसकी बुक है? ऐसी एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसका है? कान्हा व्यास का। सर कुंभा के बीच आप इसको क्यों ले आए? क्योंकि इस बुक का पहला अध्याय किसने लिखा है? कुंभा ने लिखा। तो महाराणा कुंभा की 5 डायरेक्ट किताबें, 6ठी टीका, 7वां पहला अध्याय, 7 ही चीजें याद करनी है। सुनाओ, महाराणा कुंभा की 5 किताबें जो उसने खुद ने लिखी हैं, पांचों की पांचों किताबें कौन सी है? हर वक्त एक ही काम था, हर वर्ती का, कामराज, संगीत मीमांसा, संगीत राज और सूड प्रबंध। हर वक्त एक ही काम था, अपनी सूंड से संगीत गाते थे। सूड प्रबंध, संगीत से 2 बनेंगे, संगीत राज, संगीत मीमांसा। 5 किताबें होगी। एक किताब है गीत गोविंद। किताब का नाम क्या है? वो कुंभा ने नहीं लिखी, किसने लिखी है? जयदेव ने। लेकिन उसका सारांश टीका किसने लिखा है? कुंभा ने। इसके ऊपर टीका बहुत लोगों ने लिखा है गीत गोविंद पर। मीराबाई ने भी लिखा है और भी कईयों ने लिखा है, उनमें से कुंभा भी है। और एक किताब है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ। मेवाड़ वाले लोग अपना भगवान, अपना कुल देवता किसको मानते हैं? एकलिंग नाथ को। उसके ऊपर किताब किसने लिखी है? कान्हा व्यास ने। लेकिन उस किताब का पहला अध्याय किसने लिखा है? कुंभा ने। पहला अध्याय कुंभा ने लिखा। हो गया कुंभा कंप्लीट। इसके अलावा एक अपने और पढ़ ले, ब्रह्मगुप्त। इसके बुक का नाम है ब्रह्म स्फुट। ब्रह्मगुप्त की बुक का नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। एक ये भी याद कर लेना। एक आदि और पढ़ लेते हैं। एक है लास्ट करनीदान कविया। करनीदान एक बुक है करनीदान कविया। इसकी बुक का नाम है सूरज प्रकाश। करनीदान कविया।
बुक का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। अब ये तो ब्रह्मा जी फ्रूट बहुत खाते हैं। ब्रह्मा जी क्या खाते हैं? फ्रूट। कर्णिदान, कर्ण किसका बेटा था? सूरज का। वास्तव में कर्ण किसका बेटा था? सूरज का और कुंती का। ठीक है, कुंती को वरदान दिया था सूरज देवता ने, तो ही कर्ण का जन्म हुआ था। और सूरज देवता ने और कर्ण को क्या वरदान दिया था? एक तो क्या कहते हैं उसको, एक तो कुंडल दिए थे। क्या दिए थे? कुंडल। एक अपने वो कहते हैं ना, जब कोई आक्रमण करे तो अपने ऊपर कवच। कवच। एक इसको किसका वरदान दिया था? भगवान सूरज ने कवच का। जैसे कोई इस पर आक्रमण करता था वैसे वो कवच नहीं दिखेगा। जैसे कोई आक्रमण करेगा, तीर उसके पास पहुंचने वाला होगा तो अपने आप क्या प्रकट हो जाएगा? कवच प्रकट हो जाएगा और कुंडल प्रकट हो जाएंगे। कुंडल और कवच भगवान सूरज ने वरदान के रूप में दिए थे। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध भी होना होता है, कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है, अर्जुन किसका बेटा था? इंद्र का। माता में सभी कुंती के बेटे थे, लेकिन देवताओं में सभी अलग अलग देवताओं के बेटे थे। ठीक है, तो ये किसका, अर्जुन किसका बेटा था? इंद्र का। अब जब महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध होना था तो इंद्र को यह था कि मेरा बेटा जीत ही नहीं पाएगा अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जब भी तीर चलाएगा और वो तीर कर्ण को छुएंगे ही नहीं, क्योंकि कर्ण में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? कवच आ जाता है। अब इंद्र देवता क्या करते हैं, एक दिन ब्राह्मण बन के सुबह सुबह कर्ण के पास चले जाते हैं। कर्ण की एक आदत थी, वो जब भी रोज सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देता था तो कहता था मेरे से कोई भी कुछ भी मांग ले मैं उसको दे दूंगा, मना नहीं करूंगा। इंद्र देवता ब्राह्मण बन के आते हैं, कर्ण को कहते हैं कि मेरे को कुछ चाहिए, मैं एक बुजुर्ग ब्राह्मण हूँ, तेरे पास कवच है वो दे दे। कर्ण कहता है इंद्र देवता क्यों नाटक कर रहे हो? नाटक करने की जरूरत ही नहीं आपको, आपको कवच चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने किसी को भी मैं इस टाइम पे मना नहीं करता, आपको कवच देता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर आप मेरे से कवच लेकर जाओगे तो आप अपने बेटे की रक्षा कर लोगे? आप मेरे से कुछ भी ले लो, मैं आपके बेटे को युद्ध में नहीं छोड़ूंगा, वो तो मर के ही रहेगा मेरे हाथों। तो अपना कवच उतार के किसको दे देता है? वो इंद्र देवता को दे देते। युद्ध में कर्ण ने जीत जाना था। फिर वही पूरी महाभारत है कि भगवान कृष्ण चिटिंग चुटिंग करके किसको जितवा देते हैं? अर्जुन को जितवा देते हैं। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक खत्म हुआ। कौन सा? राजस्थान का साहित्य। करो रीडिंग करो इसकी।